नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी, निवारण, संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2021 पर टिप्पणियां या सुझाव आमंत्रित किए हैं। एनटीपीसी ने मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में फ्लाई ऐश की बिक्री के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की। भारत अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार के लिए नए ढांचे पर 130 देशों में शामिल हुआ। भारत सिंधु जल संधि के तहत अतिरिक्त जल को अपनी भूमि की सिंचाई के लिए उपयोग करेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान में सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरुद्यान यानी बोल्ड परियोजना का शुभारंभ किया। विदेशी मुद्रा भंडार 598.16 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। और अब खबरें विस्तार से। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी, निवारण, संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2021 पर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट 2019 के अनुसार 6,616 पीड़ितों की तस्करी होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस विधेयक का उद्देश्य उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक परिवेश तैयार करना और अपराधियों पर मुकदमा चलाना भी सुनिश्चित करना है। प्रारूप विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो इसमें समग्र कार्यान्वयन और पीड़ितों के बचाव, प्राप्ति, राहत, पुनर्वास आदि के लिए मानव तस्करी विरोधी समितियों की स्थापना करना शामिल है, जो कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर होंगी। विधेयक में उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। इसमें बलात्श्रम या सेवाएं, गुलामी या गुलामी के समरूप प्रथाएं जैसे कि दास्तां या जबरन अंग निकालना आदि शामिल है। ये विधेयक सुरक्षा में वृद्धि करता है, क्योंकि पीड़ितों में अब महिलाओं और बच्चों के अलावा ट्रांसजेंडर और साथ ही कोई भी व्यक्ति शामिल होगा जो तस्करी से पीड़ित हो सकता है। इसके तहत दोषी पाए गए व्यक्ति के लिए न्यूनतम 7 वर्ष के साथ कठोर दंड का प्रावधान है, जो आजीवन कारावास तक भी हो सकता है और कुछ मामलों में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। इसके तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA राष्ट्रीय जांच और समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। अगली खबर विद्युत क्षेत्र से। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी ने मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में फ्लाई ऐश की बिक्री के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। ये विद्युत संयंत्रों से फ्लाई ऐश के 100% उपयोग को प्राप्त करने के इसके लक्ष्य के अनुरूप है। वर्तमान में लगभग 80% फ्लाई ऐश का उपयोग हो रहा है। फ्लाई ऐश एक महीन पाउडर है जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन का बाई प्रोडक्ट है। इसकी संरचना में सिलिका, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड्स की पर्याप्त मात्रा होती है। आर्सेनिक, बोरोन और क्रोमियम, लेड आदि इसमें कम सांद्रता में होते हैं। भारतीय कोयला आयातित कोयले की तुलना में 30 से 45% की राख सामग्री के साथ निम्न गुणवत्ता का है। फ्लाई ऐश का उपयोग कृषि में जल धारण क्षमता और मृदा वातन में सुधार के लिए किया जाता है। निर्माण कार्यों में पोर्टलैंड सीमेंट, ईंट, टाइल्स आदि के निर्माण में किया जाता है और अवशोषकों के निर्माण में ये अपशिष्ट गैसों, पेयजल आदि के शुद्धिकरण में किया जाता है। फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी उपाय किए गए हैं, जैसे कोयला और लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए 3 से 5 वर्षों के भीतर फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य है। राख प्रबंधन के लिए ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। सभी सरकारी योजनाओं में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का उपयोग अनिवार्य किया गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। महाराष्ट्र फ्लाई ऐश उपयोगिता नीति अपनाने वाला प्रथम राज्य बन गया है। अगली खबर कर सुधार से संबंधित है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार के नए ढांचे पर 130 देशों में शामिल हुआ। विश्व के 130 देश अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि बहुराष्ट्रीय उद्यम जहां कहीं से भी परिचालित हों, वो कर के उचित भाग का भुगतान करें। भारत इस नई द्विस्तंभ योजना में शामिल हुआ है। इस तरह की बहुराष्ट्रीय कंपनियां अत्यधिक राजस्व उत्पन्न करती हैं, लेकिन बहुत कम करों का भुगतान करती हैं, क्योंकि वे कर उद्देश्यों के लिए कम या नगण्य कर वाले देशों यानी टैक्स हेवंस में अपना कार्यालय स्थापित करती हैं। द्विस्तंभ योजना का समन्वय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा किया जा रहा है। इसमें पहले स्तंभ के तहत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के संबंध में देशों के बीच लाभ और कर अधिकारों का उचित वितरण सुनिश्चित होगा और इसका द्वितीय स्तंभ वैश्विक न्यूनतम निगम कर की शुरुआत के माध्यम से कॉर्पोरेट आयकर प्रतिस्पर्धा पर एक न्यूनतम सीमा निर्धारित करने का प्रयास करता है, जिसका उपयोग देश अपने कर आधारों की रक्षा के लिए कर सकते हैं। मल्टी
मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज को बहुत कम दरों और छूटों के साथ आकर्षित करने के लिए देश लंबे समय से प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। ऐसे में इस द्विस्तंभ योजना का काफी महत्व रहेगा, क्योंकि इससे महामारी से निपटने के लिए आवश्यक राजस्व संग्रहण में सरकारों का समर्थन होगा। ये योजना टैक्स हेवन देशों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होगी, क्योंकि ये योजना निम्न कर प्रोत्साहन को प्रभावहीन करती है और मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज को लाभ को स्थानांतरित करने से हतोत्साहित करती है, और ये अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली का स्थिरीकरण और कर निश्चितता में वृद्धि करती है। आइए अब आपको बताते हैं वैश्विक न्यूनतम निगम कर की कार्यप्रणाली के बारे में। मान लीजिए कि देश ए में मुख्यालय वाली कंपनी देश बी में आय को रिपोर्ट कर रही है, जहां निगम कर की दर 11% है। 15% की वैश्विक न्यूनतम दर के लागू होने पर देश ए कर को टॉप अप करेगा और देश बी से कंपनी के लाभ का अन्य 4% एकत्र करेगा, जो कि देश बी की दर और वैश्विक न्यूनतम दर के अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। अगली खबर सिंधु जल संधि से। भारत सिंधु जल संधि के तहत अतिरिक्त जल को अपनी भूमि की सिंचाई के लिए उपयोग करेगा। ये कदम भारत द्वारा उझ नदी के जल को व्यपवर्तित करने की योजना पर कार्य करने की पृष्ठभूमि के संदर्भ में आया है। ये नदी रावी की एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, जिसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। ये भारत के लिए सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदी जल प्रवाह पर नियंत्रण किसी आक्रमण की स्थिति में एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करता है। आइए अब आपको बताते हैं सिंधु जल संधि के बारे में। इस संधि पर भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में हस्ताक्षर किए थे। इसमें विश्व बैंक भी एक मध्यस्थ के रूप में शामिल है। इसके तहत 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का जल भारत को आवंटित किया गया है और पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का जल पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि भारत को इन नदियों पर भी कृषि, नौवहन, घरेलू उपयोग जैसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। साथ ही रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत उत्पन्न करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। नदी जल में भारत का हिस्सा 33 मिलियन एकड़ फीट यानी लगभग 20% है, जबकि पाकिस्तान को 80% जल प्राप्त होता है। सिंधु जल संधि की एक उल्लेखनीय विशेषता स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना है। इसमें समझौते, तटस्थ विशेषज्ञ, मध्यस्थता न्यायालय या किसी अन्य सहमत तरीके से मतभेदों और विवादों का निपटारा करने के साथ साथ सिंधु जल संधि को लागू करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा एक आयुक्त नियुक्त किया जाता है। अगली खबर खादी ग्रामोद्योग से। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान में सूखे भूक्षेत्र पर बांस मरुद्यान यानी बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट यानी बोल्ड परियोजना का शुभारंभ किया है। प्रोजेक्ट बोल्ड भूमि क्षरण को कम करने और मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए शुष्क और अर्धशुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टी बनाने का प्रयास करता है। बांस एक तेजी से बढ़ने वाली घास है और आमतौर पर ये काष्ठीय होती है। ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और मृदु समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत बांस विविधता के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। बांस की कृषि के लाभों की बात करें तो ये जल संरक्षण करता है और भूमि की सतह से जल के वाष्पीकरण को कम करता है। ये क्षतिग्रस्त मृदा के उपचार और मरम्मत करने की अपनी अनूठी क्षमता के साथ निम्नीकृत मृदा के पुनर्स्थापन के लिए आदर्श है। बांस के काफी अनुप्रयोग हैं। ये निर्माण सामग्री, कृषि उपकरण, फर्नीचर, संगीत वाद्य यंत्र, खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, बड़े बांस आधारित उद्योगों और पैकेजिंग आदि में उपयोग किया जाता है। बांस की कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। वृक्षारोपण और नर्सरी संवर्धन तथा बांस उत्पादों के विकास के लिए 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर आरंभ किए गए हैं। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास के लिए वर्ष 2018-19 में आरंभ किया गया था। वर्ष 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया था। इसलिए वनों के बाहर उगने वाले बांस को अब कटाई और पारगमन अनुमति की आवश्यकता नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार $598.16 बिलियन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भंडार में वृद्धि मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा आस्तियों में बढ़ोतरी की वजह से हुई है, जो समग्र भंडार का एक प्रमुख घटक है। विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित संपत्तियां हैं। आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है विदेशी मुद्रा आस्तियां। इसके तहत पूंजी बाजार में पूंजी अंतर प्रवाह, एफडीआई और बाह्य वाणिज्यिक उधारियां शामिल होती हैं। दूसरे नंबर पर है स्वर्ण और तीसरे नंबर पर
है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR। SDR वास्तव में IMF द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक कृत्रिम मुद्रा साधन है और SDR का मूल्य 5 मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है, जिसमें शामिल है US डॉलर जिसका सर्वाधिक भारांश है, इसके अलावा यूरो, चीन का युआन, येन और पाउंड स्टर्लिंग, और चौथा है IMF में प्रारक्षित भंडार की स्थिति। विदेशी मुद्रा भंडार का काफी महत्व है। ये आयात के समर्थन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अमेरिकी डॉलर में संपन्न किए जाते हैं। केंद्रीय बैंक की कार्रवाई का समर्थन और उस पर विश्वास बनाए रखने के लिए इसमें घरेलू मुद्रा का समर्थन करने के लिए मौद्रिक नीति कार्रवाई या कोई विनिमय दर हस्तक्षेप शामिल होता है। इसके अलावा विदेशी पूंजी प्रवाह में अकस्मात उत्पन्न व्यवधान के कारण किसी भी तरह की संभावित सुभेद्यता को सीमित करने में मदद करता है। आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों पर। भारतीय प्रायोजकों द्वारा स्थापित SPACs यानी स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी से अमेरिकी शेयर बाजार में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी IPO के माध्यम से लगभग $1 अरब जुटाने की अपेक्षा है। SPACs सूचीबद्ध शेल कंपनियां होती हैं जिन्हें गैर सूचीबद्ध या निजी कंपनियों का अधिग्रहण करने के एकमात्र उद्देश्य से स्थापित किया जाता है और उसके बाद इनका विलय कर दिया जाता है। SPACs का अपना व्यवसाय संचालन नहीं होता है और वे IPO के माध्यम से पूंजी संग्रहित करती है। स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज को भारत में वर्तमान में IPO के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति नहीं है। इन्हें ब्लैक चेक कंपनियां भी कहा जाता है क्योंकि स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज निवेशकों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि उनकी पूंजी का कहां और किस प्रकार उपयोग किया जाएगा। हरित धारा ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित एक एंटी मैथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है। ये जब गाय और भेड़ों को दिया जाता है तो ये उनके मीथेन उत्सर्जन को 17 से 20% तक कम कर देता है और दुग्ध उत्पादन को बढ़ा देता है। मीथेन उन जानवरों द्वारा उत्सर्जित होता है जिनमें रूमेन होता है। रूमेन यानी उनके 4 उदरों में से प्रथम, जहाँ उनके द्वारा खाई गई पादप सामग्री का सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन या खंडन किया जाता है। किण्वन से CO2 और हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। इनमें आर्किया जो रूमेन में स्थित सूक्ष्म जीव होता है, इसके द्वारा मीथेन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस मीथेन को जानवर तब डकार के माध्यम से बाहर निकालते हैं। फास्ट विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट योजना फास्ट DAR। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने फास्ट DAR योजना के तहत पहला मामला सुलझाने का दावा किया है। इसे ये सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया है कि सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु से संबंधित क्षतिपूर्ति के दावे को दुर्घटना के 10 दिनों के भीतर निपटाया जाए। ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। इस योजना का संदर्भ आप मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में भी कर सकते हैं। इसके अलावा निबंध लेखन में भी इसे उदाहरण के तौर पर लिखा जा सकता है। भारत रत्न। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि इस वर्ष भारतीय चिकित्सकों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये मानव उद्यम के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम कर्म के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए किया जाता है। ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि इसे केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाए। इसकी अनुशंसा स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है और ये भी अनिवार्य नहीं है कि प्रतिवर्ष भारत रत्न दिया जाए। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जन्मे। वे एक सन्यासी और रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। उनका शिक्षण और लेखन वेदांत दर्शन पर केंद्रित है। उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की थी। उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उनके 4 प्रमुख ग्रंथों में शामिल हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। ये सभी हिंदू दर्शन पर उत्कृष्ट ग्रंथ हैं। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों की। पंचमूली झील। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए मगरमच्छों को पंचमूली झील से स्थानांतरित किया गया था। पंचमूली झील को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आने वाले पर्यटकों के लिए विकसित किया गया था। इसे सरदार सरोवर बांध के डाइक 3 के नाम से जाना जाता है। बगराम एयरफील्ड। हाल ही में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बगराम एयरबेस का त्याग कर दिया है। बगराम अफगानिस्तान के परवान प्रांत में स्थित है। बगराम
हवाई क्षेत्र तालिबान और अलकायदा आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध अमेरिकी सेना का प्रमुख युद्ध स्थल रहा है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।